नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर A&S जीके जीएस रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग हर दिन हमारी टीम और हम लोगों के प्रयास से आप लोगों तक साइंस एवं आर्ट्स के एनसीईआरटी के हर एक वीडियोस आसानी से पहुंच रहे हैं। यदि आप एनसीईआरटी का महत्व जानना चाहते हैं कि एनसीईआरटी क्यों महत्वपूर्ण है, यदि आप बीपीएससी या फिर बीएसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आज के सबसे बड़े ज्ञाता जिसे आप मानते हैं गूगल, एक बार गूगल कीजिए और उसमें सर्च कीजिए कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी में। आपको जवाब मिलेगा कि यूपीएससी को छोड़कर बाकी सभी जितने भी मतलब सरकारी एग्जाम होते हैं उसमें एनसीईआरटी से 60 से 70% क्वेश्चन आते हैं बुनियादी तौर पे, और यूपीएससी में भी लगभग 40 से 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो यूपीएस मतलब एनसीईआरटी से ही होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ही मॉडिफाई उसको करते हैं, लेकिन पूछते एनसीईआरटी से ही है। तो एनसीईआरटी का महत्व जानने के लिए आप एक बार गूगल कर लीजिए और उसके बाद आपको महत्व समझ में आएगा कि एनसीईआरटी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों आप ये काम कर लीजिएगा और हम चलते हैं अब इस वीडियो के मेन टॉपिक के अंतर्गत। इस वीडियो को बनाने का ये प्रयोजन है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 पौधों को जानिए का पहला पार्ट देखा था। अब मतलब वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कुछ टॉपिक्स जो बच गए थे उसे हम लोग कवर करेंगे। तो जो टॉपिक्स बच गए थे उनमें मुख्य रूप से क्या क्या है कि बीज क्या है, मतलब बीज क्या होते हैं, और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो है ये क्या होते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है बीजों का अंकुरन। आखिर बीजों का अंकुरन क्या है और ये क्यों आवश्यक है, तो हम इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। और अगला क्या है, पुष्प क्या है। अब पुष्प के बारे में भी देखना है भाई कि पुष्प आखिर होता क्या है। और उसके आगे क्या है कि पुष्प के अंग, यानी कि पुष्प है तो उसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं, हिस्से भी होते हैं, जिससे मिलके क्या बनते हैं, पुष्प बनते हैं। तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि पुष्प के कुछ प्रकार हैं यहाँ पे, जैसे पूर्ण पुष्प हो गए, अपूर्ण पुष्प हो गए, एक लिंगी पुष्प हो गए जिसके 2 प्रकार होते हैं, नर एवं मादा पुष्प होते हैं, और उसके बाद द्विलिंगी एवं अलिंगी पुष्प। तो इन सभी के बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और एनसीईआरटी के महत्व को समझिए। उसके बाद आप देखिए कि आपका कोई भी एग्जाम आप जो तैयारी करते हैं वो कैसे सक्सेस होता है। तो चलिए आज के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है कि बीज क्या है, यानी कि बीज होते क्या है। तो दोस्तों बीज जो होते हैं ये किसी भी पौधे का निर्माण का एक अत्यंत छोटा हिस्सा होता है। मैं जो कह रहा हूं उसको आप समझते हैं। जैसे बीज का लंबाई या चौड़ाई कितना होता होगा, एक साइज के बीज होते हैं। तो ये छोटे बीज ही तो बड़े बड़े पेड़ पौधों में रूपांतरित होते हैं। तो मैं जो कहा, यानी कि पेड़ पौधों का सबसे छोटा बुनियादी हिस्सा क्या होता है, बीज होता है। तो बीज क्या होता है कि किसी भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं उसका एक बुनियादी हिस्सा है, यानी कि जिससे पेड़ पौधों का विकास होता है। यानी बीज वह छोटी इकाई है जो विकसित होकर एक वृक्ष का या झाड़ी का या फिर शाख का रूप ले लेती है। क्लियर है। तो बीज हम उन्हीं को कहते हैं, जैसे कि आम का बीज हो गया, कटहल का बीज हो गया, मक्के का बीज हो गया, गेहूं का बीज हो गया। ऐसे विभिन्न प्रकार के बीज हमारे जीवन में आप लोग देख सकते हैं। तो बीज क्लियर है। अब एक टर्म आता है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो आखिर हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री से हम क्या समझते हैं। दोस्तों जब आप आम की गुठली को बचपन में, यानी कच्चा जब आम रहता है तो कच्चे आम बहुत खाते हैं लोग,
जो ग्रामीण इलाके में जो रहते हैं वो कच्चे आम खाए होंगे बचपन में या फिर अभी भी खाते होंगे। तो जब आप उसकी कच्चे में जब गुठली निकालते हैं, और जैसे कि मान लेते हैं गुठली निकला, छोटा सा आम का ये गुठली निकला, और इसका क्या होता है, ऐसे आप बीच से अगर पकड़ के खींचते हैं तो दो पार्ट में ये अपने आप बट चुका होता है पहले से, यानी दो पार्ट से में जुड़ा, मतलब अलग अलग होता है लेकिन एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और अलग अलग होके जो ये एक दूसरे से ये आधा भाग मिलके और जो बनता है, तो ये कितना हुआ, एक ये हुआ एक ये हुआ, तो इसमें दो बीज हुआ ना, ये दो बीज का पत्र हुआ, एक बीज का पत्र ये हुआ, एक बीज का पत्र ये हुआ, तो इस कारण से ये क्या हुआ, एक द्विबीजपत्री हुआ। और कुछ बीज जैसे कि मक्का हो गया, तो मक्का का बीज कैसा होता है, ऐसा ऐसा, यानी कि ऐसा होता है। गेहूं का कैसा होता है, ऐसा, लेकिन ये बटा हुआ नहीं होता है दो भाग में। और अगर और उदाहरण को हम देखें तो आप सेम का बीज ले सकते हैं, ऐसा होता है, किडनी जैसा होता है, और बीज से क्या होता है, ये भी दो पार्ट्स में विभक्त आप कर सकते हैं इसको। तो ऐसे बीज लीजिए जिसे हम आसानी से दो भाग में जो बटा हुआ होता है, लेकिन उसको सिर्फ क्या होता है, छिलका हटाइए और देखिए कि वो दो पार्ट में है या नहीं। आप आम खाते होंगे, आम का यानी कि गर्मी का सीजन भी है, आम खाते होंगे, तो आम को आप क्या कीजिए कि उसके गुठली जो होता है, उसको ऊपरी छिलका जो होता है उसको काट के हटाइए, और उसके अंदर जो ऐसा सॉफ्ट वाला भाग होता है ऐसा वाला, उसको आप हटाइए, तो वो दो पार्ट्स का आपको संयोग दिखेगा। तो दो पार्ट्स के संयोग से, यानी कि दो अलग अलग पार्ट्स से मिलकर जो बीज बनता है उसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं। और एक ही यदि पार्ट से मिलकर बना हुआ होगा कोई भी बीज, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक बीजपत्री बोलेंगे। इसके उदाहरण के तौर पे खीरे का बीज, लौकी का बीज, या फिर पपीता का बीज हो गया, तो ये सभी बीज क्या है, एक बीजपत्री है। और सेम का, यानी सेम कहने से तात्पर्य क्या हुआ, सीम जिसे आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, सब्जी का एक प्रकार होता है सेम, तो सेम का बीज भी कुछ इस प्रकार का होता है। और मटर आप ले सकते हैं, मटर का बीज भी ऐसा क्या होता है कि गोल होता है, उसके ऊपर छिलका होता है, छिलका हटाइए तो वो दो पार्ट्स में आपको बटा हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या है, द्विबीजपत्री है, दो बीज के दो अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या हुआ, द्विबीजपत्री हुआ। तो एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री क्लियर है। अब आगे क्या है, बीजों का अंकुरण। तो आखिर बीजों का अंकुरण क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, आप बीजों का अंकुरण आप यहाँ परिभाषा के द्वारा मत समझिए, आपको मैं एक क्रियाकलाप बतला देता हूँ, आप घर पे कीजिए, आप शायद किए भी होंगे पहले, तो आप इस क्रियाकलाप को कीजिए और आपको बीजों के अंकुरण के बारे में पता चल जाएगा। आप एक कटोरा लीजिए, कटोरा टाइप का कोई भी पात्र ले सकते हैं या फिर कोई भी पात्र ले सकते हैं, उसमें जल भरिए, उसमें जल भर दिए, और जल भरने के बाद आप या तो क्या कहते हैं, गेहूं ले लीजिए, गेहूं का बीज ले लीजिए, चावल का बीज ले लीजिए, मक्के का बीज ले लीजिए, पपीता का बीज ले लीजिए, खीरा का बीज ले लीजिए, या फिर जो भी आपको बीज मिल रहे हैं उन सभी बीज को लीजिए, चाहे कोई भी हो, तो उसे जल में रख दीजिए 4 या 5 घंटे या 2-3 घंटे के लिए, 4-5 घंटे या 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए। और इसमें एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा वो होगा चने का बीज। आप चने का, चना उपलब्ध हो तो आप चने का बीज लीजिए और उसको इसमें रखिए, आपको ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब क्यों होगा वो इसमें देखिए, यदि हम चने के बीज को या फिर इनमें से आप कोई भी बीज रख सकते हैं, इसमें हम रखते हैं, तो मैं चना लेता हूं और इसमें रखता हूं, अगर इसमें रख दिए तो इसका पहला क्या होगा, यानी कि पहले सख्त होगा, छोटा छोटा सख्त होगा, और जब जैसे जैसे हम पानी में रखेंगे और 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बीतेगा, तो वो क्या होगा, समय के साथ जो चने का बीज होगा उसका रूप क्या होगा, सख्त से मुलायम हो जाएगा। यानी पहले सख्त था अब मुलायम हो जाएगा, यानी कि पहले सख्त था अब मुलायम हो जाएगा, और उसका आकार जो होगा वो पहले से बड़ा हो जाएगा। यानी कि आप 2-3 घंटा बाद यदि निकाले हैं तो क्या होगा, चने सख्त से चना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, मुलायम हो जाएगा। यानी कि ये जो चना है ये क्या होगा, ये मुलायम हो जाएगा। और
थोड़ा क्या होगा, बड़ा भी हो जाएगा। और यदि आप 4, 5 या 6 घंटे बाद निकालते हैं इसको बाहर, तो आपको देखने को, या फिर 10 घंटे बाद यदि निकालते हैं तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि मान लेते हैं ये चना है अगर, तो चना से एक ऐसी संरचना उभरी हुई नजर आ सकती है, सफेद संरचना और रेशे की तरह जो होती है वो संरचना आपको देखने को मिल सकती है, एक धागे नुमा संरचना। तो ये जो हल्का हल्का सफेद सफेद धागे नुमा संरचना जो हुआ, उसे ही हम क्या कहते हैं, बीजों का अंकुरन, यानी कि वो जो निकला हल्का जो सफेद सफेद टाइप का निकला है, उसको हम जो सफेद पार्ट है उसको अंकुर बोलेंगे, और इस प्रक्रिया को, यानी कि अंकुर निकलने की प्रक्रिया को अंकुरन बोलेंगे। यानी कि जो सफेद सफेद निकला है उसे अंकुर, और जो प्रक्रिया के द्वारा निकला है उसे अंकुरन बोलेंगे। क्लियर है? तो बीजों का अंकुरन क्लियर है आप लोगों का। यानी कि जब हम किसी बीज को जल में रख देते हैं 4, 5 या 6 कुछ घंटों के लिए, 4, 5, 6 नहीं बोल सकते क्योंकि हर एक बीज में अलग अलग टाइम लग सकता है, तो आप कुछ घंटों के लिए जब किसी बीज को जल में रखते हैं तो वो उसमें से अंकुर निकल आते हैं, और अंकुर निकलने की इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंकुरन बोलते हैं। समझ गया? क्लियर है? अब हम समझते हैं कि अंकुरन क्यों आवश्यक है और इसका क्या महत्व है। तो अंकुरन जो है आवश्यक इसलिए है क्योंकि यदि ये मिट्टी है और इसके नीचे कोई भी बीज आप डालते हैं तो उसमें से पहले कुछ समय बाद अंकुर निकलता है, यानी कि बीज जो बड़ा पौधा बनता है, बड़ा बड़ा पेड़ का रूप ले लेता है, तो उससे पहले क्या होता है, वो अंकुर निकलता है उसमें से छोटा सा, पहले छोटा सा अंकुर निकलेगा, और वो अंकुर जो होगा वो ही धीरे धीरे जैसे ये अंकुर हुआ, ये धीरे धीरे ऐसे इसको जमीन को चीरते हुए ऊपर निकलेगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, इसके तने की मोटाई बढ़ती जाएगी, और ये बढ़ते 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 एक घने पेड़ का रूप ले सकती है। यानी कि जितना क्षमता होगा पेड़ का उतनी लंबाई तक वो बढ़ सकता है। तो ये रूपांतरण किससे हुआ, बीज बदला हल्का अंकुर में, यानी बीज अंकुरित हुआ, और अंकुरित होकर धीरे धीरे बढ़ते 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 एक पौधे का रूप लिया, और पौधा बढ़ते 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 एक बड़ा सा पेड़ या फिर कोई भी चीज का रूप लिया। ठीक है? तो इसलिए आवश्यक है अंकुरन। अंकुरन नहीं होगा तो कोई भी पेड़ पौधा बड़ा नहीं होगा। अंकुरन नहीं होगा तो कोई भी बीज को यदि हम जमीन में डाले तो उस जमीन जहां हम डाले हैं बीज को, वहां से कोई पेड़ पौधा ऊपर नहीं निकलेगा, वो नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि बीज तो निरर्थक हो गया। बीज में अंकुरन जब तक नहीं होगा तब तक वो पेड़ पौधा नहीं बन सकता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो इसलिए क्या है, आवश्यक है। अब इसका महत्व आप समझ सकते हैं। जब आप किसी भी बीज को अंकुरित करके, और मुख्य रूप से जो दाल वाले पौधे होते हैं, यानी कि जो दालीय पौधे होते हैं, जैसे अरहर हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, इत्यादि जो पौधे यानी कि बीज के जो प्रकार हैं, इन बीजों को यदि आप अंकुरित करके अपने आहार के रूप में लेते हैं, जब आप सुबह सुबह इन सारे बीजों को, यानी कि मुख्य रूप से आपको बता देते हैं, अरहर, मूंग हो गया, चना इत्यादि प्रकार के बीज को जब आप अंकुरित करके और सुबह अपने आहार में शामिल करते हैं, 100 ग्राम 50 ग्राम, इस मतलब हर रोजमर्रा की जिंदगी में इस अनुपात से लेते हैं, तो ये आपके लिए वरदान साबित होगा, आपके सेहत पर अच्छा असर करेगा ये। यानी कि ये नेचुरल भी है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इसका यूज कीजिए ही कीजिए, अंकुरित करके बीजों को अपने आहार में शामिल कीजिए। तो ये इसका क्या है, महत्व है। अब हम समझते हैं कि पुष्प क्या है। तो दोस्तों पुष्प भी क्या है कि पेड़ पौधों का एक हिस्सा है, पेड़ पौधों का ही एक हिस्सा है। जब पेड़ पौधे यानी कि पेड़ पौधे जब फल देने की कगार पर होते हैं तो उनसे एक मतलब हिस्सा निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं। और पुष्प जो होता है, पुष्प क्या होता है, यानी कि जब कोई पेड़ पौधा अपने फल यानी कि जो क्या कहते हैं वो अपने मैच्योर स्थिति में आ जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है, तो उस स्थिति में वो फल फूल यानी कि उसमें फल लगने लगते हैं। और फल लगने से पहले उसमें एक और हिस्सा लगता है, पुष्प यानी कि पेड़ पौधों को हिस्सा लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं,
पुष्प बोलते हैं। और अब समझते हैं कि पुष्प के अंग भी कुछ होते हैं, यानी कि पुष्प कुछ अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। तो आखिर वो अंग क्या क्या होते हैं? तो पुष्पों के कुछ अंग होते हैं। पुष्प की परिभाषा आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि ये पेड़ पौधों के प्रजनन की एक प्रक्रिया के रूप में हिस्सेदार होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों में जो प्रजनन की क्रिया होती है वो मुख्य रूप से पुष्प के द्वारा होती है। क्लियर है? अब पुष्प के कुछ अंग भी होते हैं। पुष्प के कुछ अंग भी होते हैं, तो उसमें अंग मतलब क्या क्या अंग होते हैं, चलिए हम इस फिगर के द्वारा जानते हैं। फिगर के द्वारा जानेंगे और उसके बाद रियल लाइफ यानी रियल पुष्प के द्वारा आप लोगों को समझाएंगे कि कौन सा पार्ट क्या क्या है। तो उसके लिए आप लोगों को पहले ये समझा देते हैं, उसके बाद रियल पुष्प यानी रियल हिबिस्कस यानी उड़हुल का फूल के द्वारा आप लोगों को समझाएंगे कि कौन क्या पार्ट है। सो तो सबसे पहले ये पुष्प आप देख लीजिए। पुष्प की संरचना कुछ इसी प्रकार से होती है। इसमें जो मिडिल जो ये हुआ मिडिल वाला जो भाग हुआ और इससे जुड़ी जो भी संरचना यहाँ से आप देख रहे हैं, इस देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? ये स्त्री केसर का भाग है, यानी कि ये पूरा भाग क्या है? स्त्री केसर का भाग है ये, ठीक है। यानी कि ये मादा जननांग है। ये जो आप देख रहे हैं ये मादा जननांग है। अब आप इसमें देखिए ये जो टॉप पर जो ये मौजूद है ये क्या है? इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये जो टॉप है यानी मादा जननांग का जो टॉप यहाँ पे दिख रहा है, सबसे ऊपरी जो भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में जब हम पूरे पुष्प को समझ लेंगे उसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे और इसके बारे में विशेष चर्चा क्लास 12th में होगी। क्लियर है? अभी आप लोग हो सकता है समझे ना समझे, तो इसके विशेष चर्चा हम क्लास 12th में करेंगे। तो आप तब तक यहाँ पे देखिए कि ये क्या है? वर्तिकाग्र है। और इसके जो नीचे वाला ये जो डंठल बड़ा सा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है मादा जननांग का जो डंठल दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। यानी कि ये वर्तिकाग्र है और ये क्या है? वर्तिका है। ये वर्तिका है जिसे हम स्त्री केसर भी बोलते हैं। और इसके बाद जो संरचना है, इसके बाद जो भाग है वो क्या है? ये जो गोलिया भाग अंडा के आकार का दिख रहा है, ये अंडा के आकार का भाग क्या है? अंडाशय है। ये जो आपको अंडा के आकार का हल्का गोलीय संरचना प्रतीत हो रहा है मादा जननांग का, वो क्या है? अंडाशय है। अब ये क्या क्या है, कौन क्या है, इसका क्या कार्य है, इसको हम समझा देंगे कुछ। और ये जो आपको पूरा मिडिल में अंडाशय के मध्य में जो संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है? बीजांड है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे यही संरचना आती है। क्यों? यह आप लोगों को आगे क्लियर करवा देंगे हम। तो ये क्या है? बीजांड है। तो ये रही बात किसकी? मादा जननांग का भाग, यानी कि मादा जो अंग था पुष्प के, मादा अंग, तो हम उसके बारे में चर्चा देखें। अब बात करते हैं यानी कि पुअंग का, यानी पुरुष के अंग जो है इसमें वो क्या क्या है। तो सबसे टॉप पर जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, चाहे ये हो या फिर ये हो, ये चारों क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। ये चारों क्या है? पुंकेसर है। और पुंकेसर में क्या निर्माण होता है? तो ये जो लंबा वाला पार्ट है ये क्या है? पुंकेसर है। और ये जो आपको ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये चाहे ये या फिर ये क्या है? पराग कोश है। और इसमें किस चीज का निर्माण होता है? इसमें परागकण का निर्माण होता है, ठीक है। और ये क्या है? जो लंबा वाला पार्ट है ये पुंकेसर है। और उसके बाद अब ये जो बाहरी यानी ये जो मुख्य संरचनाएं थी स्त्री केसर और यानी कि पुमंग और स्त्री अंग के जो संरचना थे वो ये दोनों ही थे मुख्य रूप से। और अब समझते हैं इसके कुछ बाहरी संरचना भी होते हैं, तो हम उसे समझ लेते हैं। जैसे कोई भी पुष्प आपको दिखाई देते हैं तो आप उसकी सुंदरता उसके पंखुड़ियों से नापते हैं। तो ये जो बाहरी संरचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पंखुड़ी बोलते हैं, पंखुड़ी। तो ये क्या है? पंखुड़ी है। और इसको हम समझाएंगे, रियल जो होगा उससे समझाएंगे। तो ये क्या है? पंखुड़ी है। और ये जो बाह्य होता है जो पत्ते टाइप का होता है लेकिन पत्ता नहीं होता, इससे जुड़ा हुआ जो होता है ये वाला हरा हरा संरचना जो है ये क्या है? ये बाह्य पंखुड़ी है, जिसे एक वर्ड में यदि बोले तो इसे अंकुरी भी बोलते हैं, इसे अंकुरी भी बोलते हैं।
यानी कि जो बाह्य वाला जो हरा पार्ट होता है, जो यानी कि पत्ती की तरह ही दिखाई देता है लेकिन पत्ती नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अंकुरी बोलते हैं या फिर बाह्य दल बोलते हैं। क्लियर है? तो अब हम आपको रियल पुष्प के द्वारा समझाते हैं कि कौन क्या है। जैसे ये जो आपको पुष्प दिखाई दे रहा है, ये उड़हुल का पुष्प है, आप यहां से देख सकते हैं। तो ये जो हम नीचे से शुरू करते हैं, ये जो आपको कह रहे थे कि ये जो सबसे पत्ती ये ना है, उड़हुल का पत्ती ये है, ये है, ये सब जो बाहर से आप देख पा रहे हैं ये उड़हुल का पत्ती है। और अब हम समझाते हैं आपको कि ये बाह्य दल, अंकुरी जो है, अंकुरी क्या है? हम बोल रहे हैं कि ये पुष्प नहीं है, बल्कि यानी कि ये पत्ती नहीं है, बल्कि पुष्प में जुड़ा हरा हरा भाग है जो पत्ती की तरह दिखता है। ये जो इससे लगा हुआ भाग है, ये हरा कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग जो है, ये पंख, ये क्या है? पत्ती नहीं ना है, आपको देख पा रहे हैं, ये पत्ती नहीं है, इसी को बाह्य दल बोलते हैं। यही जो होता है पुष्प को यानी पंखुड़ियों को बांध के रखता है। इसको जब हम हटा देंगे तो ये क्या होगा? ये सारी पंखुड़ियां नीचे की ओर झुक जाएंगी। तो ये क्या है? ये बाह्य दल है। और ये जो है जिससे आप ये पुष्प को कह पा रहे हैं कि हाँ ये गुलाबी है, ये क्या है? बाहर से जो ये दिखाई दे रही है, ये क्या है? यही है पंखुड़ी, ये पंखुड़ी है। और आप ये जो मध्य संरचना ये आई यहाँ पे, तो इसके बीजांड या अंडाशय को तो आप यहाँ से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए मुझे इसे पूरा तहस नहस करना होगा, जो कि मैं नहीं करूंगा। तो ये जो मध्य वाला संरचना है ये आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला संरचना आपको दिखाए थे, टॉप वाला, ये जो था, इसको हम क्या बोले थे? ये क्या है कि ये अंडाशय है, ये अंडाशय है। और यही अंडाशय जो नीचे नीचे बढ़ेगा और यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर मध्य भाग में ये क्या होगा? इसका बीजांड होगा। यानी कि ये क्या है? यही जो आपको टॉप पर भाग दिख रहा है वो क्या होगा? यानी कि स्त्री अंग का एक पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण जो है अंडाशय वो है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो है ये वर्तिका है, वर्तिकाग्र है। और ये जो है ये क्या है? वर्तिका है। और जो मध्य में है वो क्या बोले हम अभी? अंडाशय है। तो ये वर्तिका हो गया, यानी वर्तिकाग्र हो गया, मध्य वाला वर्तिका हो गया, और नीचे वाला क्या हुआ? मध्य वाला अंडाशय हो गया। और अंडाशय के मध्य वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। और ये क्या हो गया? एक बार फिर से बता देते हैं, ये बाह्य दल हुआ और ये क्या हुआ? पंखुड़ी हुआ। इसको अंकुरी, इसको पंखुड़ी। क्लियर है? तो आपको रियल पुष्प के द्वारा समझा दिया गया है कि आखिर क्या क्या कौन कौन से अंग होते हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप अलग अलग प्रकार के पुष्प लीजिए और घर पर ये क्रियाकलाप स्वयं से कर सकते हैं। तो पुष्प के अंग क्लियर है। अब हम समझते हैं कि पूर्ण पुष्प क्या है, अपूर्ण पुष्प क्या है, एक लिंगी क्या है। तो सबसे पहले पूर्ण पुष्प लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं हम कि ये जो वर्तिका यानी पुंकेसर जो हुआ, वर्तिका जो हुआ, वर्तिकाग्र जो हुआ, यानी कि स्त्री अंग यानी कि मादा अंग और पुरुष अंग जिन जिन पुष्पों में मौजूद होते हैं वो क्या कहलाएगा? वो ही पूर्ण पुष्प कहलाएगा। पूर्ण पुष्प में क्या क्या होते हैं कि देखिए यहाँ पे पंखुड़ी, पंखुड़ी प्लस पुंकेसर, पुंकेसर स्त्री केसर प्लस बाह्य दल। यानी कि आप एक बार फिर से समझिए, जिन पुष्पों में अंकुरी यानी बाह्य दल, अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंकुरी, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर जिन पुष्पों में मौजूद होगा, ये चार संरचनाएं जिन भी पुष्पों में मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पूर्ण पुष्प कहलाते हैं। तो गुलाब, यहाँ पे हम अड़हुल के फूल का एग्जाम्पल दिए थे, उसमें क्या मौजूद था? यहाँ पे बाह्य दल मौजूद ही था, पंखुड़ी मौजूद था, स्त्री केसर मौजूद था, पुंकेसर भी मौजूद था। तो अड़हुल क्या हुआ? पूर्ण पुष्प हुआ। अन्य एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो गुलाब का फूल हो गया, कमल का फूल हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब पूर्ण पुष्प का उदाहरण है।
ये सभी पूर्ण पुष्प के उदाहरण हैं। तो समझ गया कि आप कि पंखुड़ी, अंकुरी, स्त्रीकेसर और पुंकेसर जिन पुष्पों में होगा वो पूर्ण पुष्प होगा। और अपूर्ण पुष्प किसे कहेंगे कि यदि इन चारों में से अंकुरी, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर या पुंकेसर में से किसी एक की भी अनुपस्थिति हो जाए, यानी कि किसी पुष्प में इन चारों में से किसी एक अंग का भी अनुपस्थिति हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? तो वो पुष्प ही कहलाएगा अपूर्ण पुष्प। तो अपूर्ण पुष्प के यदि उदाहरण को हम देखते हैं तो पपीता के पुष्प हो गया, पपीता के पुष्प हो गए, या फिर क्या कहे कि भुट्टा यानी कि मक्का के जो पुष्प हुए तो वो पुष्प भी क्या है? अपूर्ण पुष्प है। लौकी जो पुष्प देते हैं, कद्दू जो देते हैं, ये सभी पुष्प क्या है? खीरा हो गया। यानी सभी जो है ये किन पुष्पों के उदाहरण है? अपूर्ण पुष्प के उदाहरण है। तो अपूर्ण पुष्प और पूर्ण पुष्प आप लोगों का क्लियर है। आप समझते हैं कि एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं? तो एक लिंगी पुष्प कहने से क्या तात्पर्य आप लोग के दिमाग में आ रहा है कि या तो नर अंग मौजूद होगा या फिर मादा अंग, यानी कि दोनों अंग मौजूद नहीं होंगे जिन पुष्पों में, वो क्या होगा? एक लिंगी पुष्प होगा। यानी कि वैसे पुष्प जिनमें या तो नर अंग मौजूद होगा या फिर मादा अंग मौजूद होगा, यानी कि दोनों मौजूद नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे ही हम बोलेंगे एक लिंगी पुष्प। अब इसके दो एग्जाम्पल है, तो इसको आप यहां से समझ सकते हैं कि यदि इस पुष्प में स्त्रीकेसर मौजूद होता और पुंकेसर मौजूद नहीं होता, या फिर पुंकेसर मौजूद होता और स्त्रीकेसर मौजूद नहीं होता, तो ये क्या होता? एक लिंगी पुष्प होता। क्लियर है? तो इसके उदाहरण भी यही सब होगा, पपीता, लौकी, कद्दू, खीरा इत्यादि, ककड़ी। तो अब हम समझते हैं कि नर पुष्प क्या है। तो इस पिक्चर के द्वारा ही हम आप लोगों को समझाते हैं कि यदि किसी पुष्प में केवल पुंकेसर मौजूद हो और स्त्रीकेसर मौजूद ना हो, किसी पुष्प में पुंकेसर मौजूद हो और स्त्रीकेसर मौजूद ना हो, तो वैसे पुष्पों को हम क्या बोलेंगे? नर पुष्प बोलेंगे। वैसे पुष्पों को हम नर पुष्प बोलेंगे। और अगला क्या है? मादा पुष्प। तो मादा पुष्प किन्हें बोलेंगे? इसके ठीक उल्टा, यानी कि वैसे पुष्प जिसमें पुंकेसर मौजूद ना हो और क्या? स्त्रीकेसर मौजूद हो, तो वैसे पुष्पों को हम क्या बोलेंगे? स्त्रीकेसर बोलेंगे, स्त्रीकेसर बोलेंगे। क्लियर है? स्त्रीकेसर नहीं बोलेंगे कि मादा पुष्प बोलेंगे। स्त्रीकेसर मौजूद होगा उसे क्या बोलेंगे? मादा पुष्प बोलेंगे। क्लियर है? अब अगला क्या है? द्विलिंगी एवं अलिंगी पुष्प। तो द्विलिंगी और अलिंगी पुष्प को हम यहाँ पे समझते हैं कि वैसे पुष्प, द्विलिंगी को समझते हैं। द्विलिंगी वैसे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों मौजूद होते हैं, यानी कि जिनमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों प्रकार मौजूद होते हैं, दोनों अंग मौजूद होते हैं जिन पुष्पों में, वैसे पुष्पों को हम क्या बोलेंगे? द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। इसके उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं गुलाब ले सकते हैं, उड़हुल ले सकते हैं, गेंदा ले सकते हैं, लिली ले सकते हैं, इत्यादि प्रकार के जो पुष्प हैं वे क्या, कौन से पुष्प के उदाहरण है? द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण है। क्लियर है? अब हम समझते हैं अलिंगी पुष्प। अलिंगी पुष्प कहने से ही साफ झलकता है कि वैसे पुष्प जिनमें ना तो पुंकेसर हो और ना ही स्त्रीकेसर हो, ना ही पुंकेसर हो और ना ही स्त्रीकेसर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अलिंगी पुष्प बोलेंगे। क्लियर है? तो बीज से लेके हम शुरू किए थे, द्विलिंगी और अलिंगी तक यहाँ पे समापन हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग के लिए कुछ बीज का उदाहरण दे रहे हैं, बीज का एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। सेम का बीज, लौकी, करेला, मक्का, चावल, इन सभी बीजों में से कौन एक पत्री है और कौन एक बीजपत्री है और कौन द्विबीजपत्री है,
इसके बारे में डिफरेंस बताएंगे। और एक उदाहरण आप लोग को और एक टास्क दे रहे हैं कि मतलब जो कमेंट में पूरा करना है कि पपीता, पीपल, आम, महुआ, काजू, तो इन सभी के जो पुष्प होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अपूर्ण है पुष्प, यानी अपूर्ण है, पूर्ण है, या फिर एकलिंगी है, द्विलिंगी है, किन किन कैटेगरीज में आते हैं। तो आपके लिए एक टास्क नंबर ये एक हुआ और टास्क नंबर 2 ये हुआ। तो इसको आप कमेंट में क्लियर कीजिएगा। क्लियर है? कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि कौन क्या होगा। और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को कहिए, इससे जोड़िए, उनको लाभान्वित करवाइए और नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करवाइए, क्योंकि ये उनके लिए ही यूजफुल है। तो इस कथन के साथ मैं अपने इस क्लास को समाप्त करता हूं। आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।